हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं आई फाइंड यू बाबा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग हमारा वांगजी को बहुत परेशान करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विंग आगे और क्या क्या करता है। हमें व्याख्यान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लैन किरण लेक्चर दे रहे होते हैं और वहाँ बैठे सभी लोग काफी बोर हो रहे होते हैं। हमारा विंग भी काफी बोर फील करने लगता है। तो उसके मन में एक शैतानी सोचती है। वो एक पेपर पे फनी सा ड्रॉ करता है और लैन किरण के ऊपर फेंक देता है। ये देख के सारे स्टूडेंट हंसने लग जाते हैं। विंग भी हंसने लग जाता है, लेकिन ये देख के हमारे वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो अपना हाथ ऊपर करके अपने मैजिक से उस पेपर को गायब कर देते हैं। फिर वो घूर के विंग की तरफ देखते हैं। विंग उन्हें देख के और भी हंसने लग जाता है, लेकिन जब वो वांगजी की आंखों में गुस्सा देखता है तो उसकी स्माइल धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। वांगजी उसे एक लुक देख के अपनी नजरें फेर लेते हैं। ये देख के हमारे विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है और उसके दिल में एक और शैतानी सोचती है। वो एक इविल से स्माइल करके अपने रोब से एक पेपरमैन निकालता है। उस पे कुछ स्पेल पढ़ के वो उसे वांगजी की तरफ भेज देता है। उसका भेजा हुआ पेपरमैन वांगजी के शोल्डर पे जाके चढ़ जाता है। ये देख के तो वांगजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वांगजी गुस्से में ही उस पेपरमैन को अपने हाथ में लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से मसल देते हैं। विंग ये देख के हंसने लग जाता है। वांगजी अगेन एक बार उसकी तरफ बहुत ही कोल्ड गेज के साथ देखते हैं। विंग उन्हें देख के जो स्माइल कर रहा होता है, फिर से उसकी स्माइल एक बार फीकी पड़ने लगती है। वांगजी थोड़ी देर तक उसे बहुत बुरी तरीके से घूरते हैं और फिर नजरें वापस फेर लेते हैं। आफ्टर लेक्चर विंग, निये और चैंग एक साथ बैठे होते हैं। निये अभी तक हंस रहा होता है क्योंकि उसने सब कुछ देखा होता है और वो हंसते हुए बोलता है, भाई भी सच में तुम कमाल के हो, मानना पड़ेगा। वांगजी को गुस्सा तुम ही दिला सकते हो। मैंने उसे आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसका चेहरा देखने लायक था। विंग को ये सुन के बहुत प्राउड फील होता है। वो प्राउडली स्माइल करता है और बोलता है, निये इसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे तो हर बात पे गुस्सा आ जाता है। तो निये बोलता है, नहीं भाई भी, ये तुम्हें लगता है क्योंकि तुम ही ये काम कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जिस दिन वांगजी गुस्से गुस्से में कोई ना कोई रूल ब्रेक कर देगा और तुम सच जीत जाओगे। विंग को भी ये सुन के खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, लेकिन चैंग को ये सुन के हैरानी होती है और वो बोलता है, शर्त? कैसी शर्त? तो निये बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे और भाई वी के बीच में शर्त लगी है। वांगजी कभी कोई रूल ब्रेक नहीं करता ना, तो मैंने भाई वी को चैलेंज किया है कि अगर वो वांगजी से कोई रूल ब्रेक करा दे तो मैं मानूंगा। चैंग ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, विंग क्या ये सच है? विंग हंसने लग जाता है। तो चैंग बोलता है, विंग मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम मेरी बातों को समझते क्यों नहीं हो? वांगजी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो यहाँ का प्रिंस है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट कर लो उसकी। क्या तुम भूल रहे हो कि तुम एक ओमेगा हो और वो एक अल्फा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए विंग। विंग को भी सुन के थोड़ा बुरा लगता है और वो बोलता है, तो क्या हुआ, मैं भी प्रिंस हूँ और वैसे भी चैंग, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक करता हूँ, इसमें क्या गलत है? और तुम क्या ये ओमेगा और अल्फा की बातें कर रहे हो? क्या तुम भी ये सब चीजें मानते हो? मैं ओमेगा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास हंसी मजाक करने का भी राइट नहीं है। ओमेगा कमजोर नहीं होते। तो चैंग बोलता है, विंग तुम मेरी बातों को गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन शैतानियों की वजह से किसी दिन तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये सब करना बंद करो। विंग अब चैंग की तरफ देखता है, उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये इन दोनों की बातें सुन के समझ जाता है कि अब माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, इसीलिए वो बीच में इंटरप्ट करता है और बोलता है, भाई भी सुनो ना, मैं क्या कह रहा था, अब बस बहुत हुआ, वांगजी को एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, कल उसका जन्मदिन है। तो मैं क्या कह रहा था, कल के लिए तुम उसे बिल्कुल परेशान मत करना। विंग अब निये को देखता है और बोलता है, निये तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि कल मैं उसे परेशान करूंगा? कल मैं उसे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। मैं समझता हूँ कल का दिन इसके लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए कल उसकी छुट्टी है। ये सुन के निये स्माइल कर देता है। तो चैंग बोलता है, विंग तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं चैंग, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, लेकिन मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। ये देख निये भी विंग के पीछे चला जाता है। चैंग उठ के खड़ा होता है, वो उधर देखता है और बोलता है,
विंग, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे तुम्हारी सच में फिक्र है, तुम ये करना बंद करो भाई। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज वांग जी का बर्थडे है। आज सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारा विंग भी आज बहुत खुश होता है। सुबह से ही तैयारियां चालू होती है। आज यहाँ पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा गया होता है, जिसमें यहाँ के हर क्लैन के क्लैन लीडर भी इनवाइटेड होते हैं और एक कंपटीशन भी रखा गया होता है तलवारबाजी का। विंग को जब ये बात पता चलती है तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि हमारा विंग एक बहुत अच्छा तलवारबाज है। उसे तलवारबाजी करना बेहद पसंद है और वो इस बात को जान के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सारे मेहमान आ जाते हैं। पहले सब लोग वांग जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। फिर उसके बाद से सब कंपटीशन फील्ड में चले जाते हैं, जहाँ पे बैटल होने वाला होता है। विंग और सब लोग वहीं पे मौजूद होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है, वो उन्हें देख के स्माइल करता है, लेकिन वांग जी विंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखते। कंपटीशन स्टार्ट होता है। पहले राउंड में चैंग जाता है और उसका कॉम्पिटिटर होता है जिन जिसवान। उन दोनों के बीच में तलवारबाजी का कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बैटल कर रहे होते हैं। दोनों मुकाबले में होते हैं, लेकिन चैंग जीत जाता है। सेकंड राउंड में यानली और वैनचिंग जाते हैं। इस समय विंग थोड़ा सा नर्वस होता है अपनी सीजे के लिए। वैसे उसकी सीजे अच्छी तलवारबाज है, लेकिन वैनचिंग भी बहुत अच्छी तलवारबाज है। वो बहुत ही सीरियस होकर देखने लग जाता है। यानली भी वैनचिंग को अच्छा टक्कर देती है, लेकिन वो उसे जीत नहीं पाती। वैनचिंग जीत जाती है और यानली हार जाती है। अब बारी आती है निये की, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा नर्वस होता है। वो तो पहले से ही हार मान चुका होता है। उसे तो बैटल में जाना ही नहीं है, लेकिन उसे जाना पड़ेगा और उसका कंपटीशन होता है वैनिंग के साथ। उन दोनों के बीच में भी बैटल शुरू होता है, लेकिन उसका बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो थोड़े देर के लिए भी वैनिंग के आगे टिक नहीं पाता है और वो हार जाता है। लेकिन ये को इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि वो हारने वाला है। वो तो हार के ही बहुत खुश होता है। विंग उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है, नहीं थोड़ी देर तो टिक जाते हैं। निये अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। अब बारी आती है हमारे विंग की। विंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसका कंपटीशन किसके साथ है। विंग भी बैटलफील्ड में चला जाता है। विंग को देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि विंग को यहाँ पे सभी लोग पसंद करते हैं। वो सबका फेवरेट है। वो खड़े होके उन लोगों की तरफ देखने लगता है जो उसके लिए खुश हो रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं। वो उन्हें देख के स्माइल कर रहा होता है। फिर वो सामने देखता है और सोचने लगता है कि आखिर उसका बैटल है किसके साथ। उसके सामने अभी तक कोई नहीं आया होता है। वो अब सिचेन की तरफ देखने लगता है। सिचेन उसे देख के स्माइल करते हैं और वही अनाउंस करते हैं। जब विंग को पता चलता है कि उसका बैटल किसके साथ है, वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन फिर बाद में बहुत खुश होता है, क्योंकि विंग का कंपटीशन किसी और के नहीं, लैन वांग जी के साथ होता है। जब वांग जी उसके सामने जाते हैं, वो बहुत खुश होता है। वो एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, लानजान, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, क्या सच में मेरा मुकाबला तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें बता नहीं सकता, इस दिन का तो मैंने कब से सपना देखा था। लगता है आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। वांग जी उसकी बातों को इग्नोर ही करते हैं। ये देख विंग वांग जी के थोड़ा करीब आ जाता है और बोलता है, लानजान, एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें हराया तो बदले में मुझे तुमसे क्या मिलेगा? चलो शर्त लगाते हैं। वांग जी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ उसकी तरफ एक बार घूर के देखते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, लानजान, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ ना, अगर मैंने तुम्हें हराया तो तुम मुझे क्या दोगे इनाम में? ये सुन के वांग जी अपने विजन को म्यान से बाहर निकालते हैं। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, ओह, जिसका मतलब बैटल के बाद दोगे तुम? चलो ठीक है, आज देखते हैं किसकी तलवार में कितनी धार है। याद रखना, अगर मैं जीता तो इनाम तुम्हें देना पड़ेगा, और अगर तुम जीते तो तुम जो भी मांगो सब तुम्हारा। सब लोग अब थोड़े नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि विंग का मुकाबला वांग जी के साथ है और वांग जी एक बहुत ही कुशल योद्धा है। उन्हें तलवारबाजी में हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वैसे तो विंग भी बहुत अच्छा तलवारबाज है, लेकिन वांग जी के सामने वो टिक पाएगा या नहीं, यही सब सोचने लग जाते हैं। उन दोनों के बीच में भी बैटल शुरू होता है। सब लोगों का ध्यान उन दोनों पे होता है। विंग वांग जी को बहुत कड़ा मुकाबला देता है। वो एक भी बार खाली नहीं जाने देता है। वांग जी भी देख के थोड़े से सरप्राइज होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि विंग इतना अच्छा तलवारबाज है, और विंग भी वांग जी के मार्शल आर्ट से काफी इम्प्रेस होता है। वैसे तो उसने सुना था
लेकिन आज वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। उन दोनों का बैटल काफी देर तक चलता है क्योंकि दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। सारे क्लैन लीडर अब सोच में पड़ गए होते हैं कि इस मुकाबले में आखिर जीतेगा कौन, क्योंकि दोनों में से कोई हार ही नहीं मान रहा होता है। वांग जी जो कि बहुत सीरियस होकर बैटल कर रहे होते हैं, वही हमारा विंग बहुत स्माइल के साथ कर रहा होता है। वो एंजॉय करते हुए बैटल कर रहा होता है और वांग जी इससे काफी सरप्राइज भी हो रहे होते हैं। उन्होंने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कि विंग इतना अच्छा होगा तलवारबाजी में। उसके सारे स्किल्स वांग जी को काफी सरप्राइज कर रहे होते हैं। ये देख के अब लैन किरण भी हैरान हो जाते हैं कि विंग वांग जी को किस तरीके से टक्कर दे रहा है। वो अब सिचेन की तरफ देखते हैं। सिचेन ये देख के स्वीट सी स्माइल करते हैं। वो अब लैन किरण के पास आ जाते हैं और उनके कान में कुछ बोलते हैं। लैन किरण हाँ में सर हिला देते हैं। सिचेन अब आगे जाते हैं और अनाउंस करते हैं। एक्चुअली में वो बैटल को टाई कर देते हैं क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि दोनों में से कोई नहीं हारेगा। इसीलिए सबने मिलकर यही डिसाइड किया कि इस बैटल राउंड को टाई कर दिया जाए, क्योंकि इन दोनों को देख के तो नहीं लग रहा था कि इनमें से कोई भी हारेगा। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, विंग को पसंद करने वाले भी और वांग जी को पसंद करने वाले भी। यान ली, चैंग, निये सब विंग के पास चले जाते हैं। सिचेन भी वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। वांग जी कोई जवाब नहीं देते, बस सर हिला के वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन अब विंग की तरफ देखते हैं। वो एक स्वीट सी स्माइल करते हुए विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं मास्टर वी, आपने बहुत अच्छा मुकाबला किया। विंग भी ये सुन के बहुत खुश होता है। वो भी स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू जेबुजुन। सिचेन भी स्माइल कर देते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। सुबह से रात हो गई, अभी तक विंग ने वांग जी को बर्थडे विश नहीं किया और न ही उन्हें उनके बर्थडे का प्रेजेंट दिया। विंग इस बात को लेके बहुत परेशान होता है। वो वांग जी को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, लेकिन वांग जी उसे अब कहीं नजर नहीं आ रहे होते हैं। इसीलिए वो एक रॉयल गार्ड से पूछता है, तो वो उसे बताता है कि वांग जी अपने घर जिंगसी में चले गए। ये सुन के तो हमारा विंग बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है क्या? वो गार्ड हाँ में सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग अब सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे। उसे वांग जी को प्रेजेंट तो देना है। वो तो मॉर्निंग से ही ट्राई कर रहा था, लेकिन वांग जी आज इतने बिजी थे कि उसे मौका ही नहीं मिला। अब वो सोचने लग जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्माइल करता है और बोलता है यस। वो इतना बोल के वहाँ से जल्दी से दौड़ जाता है सीधा जिंगसी की तरफ। वो सबसे छुपते छुपाते जिंगसी पहुँचता है और वांग जी के डोर पे जाके नॉक करता है। वांग जी अभी ही शावर लेके आए हुए होते हैं। इस समय डोर पे नॉक सुन के वो भी थोड़ा हैरान होते हैं और जाके डोर ओपन करते हैं। सामने हमारा विंग खड़ा होता है ब्राइट सी स्माइल के साथ। विंग को देख के वांग जी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं तुम? विंग स्माइल करता हुआ जल्दी से जिंगसी में घुस जाता है और डोर लॉक कर देता है और बोलता है लैनजान, मुझे माफ करना, मैं इस समय यहाँ आया हूँ, पर मेरा आना जरूरी था। मैं सुबह से कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम मुझे फ्री मिले ही नहीं। मैं ना तुम्हारे लिए तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट लाया हूँ। ये सुन के वांग जी थोड़े हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं तुम जाओ यहाँ से। विंग सुन के सैड हो जाता है और बोलता है लैनजान प्लीज अभी गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे बर्थडे का प्रेजेंट लाया हूँ। तुम्हें पता है इसे ढूंढने में मुझे कितना मुश्किल हुआ। मैं तुम्हें कोई खूबसूरत सा तोहफा देना चाहता था जो तुम्हारी खूबसूरती को मैच करे, लेकिन इस पूरे गुस्सू में तुमसे खूबसूरत चीज मिलना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल से मुझे ये मिला और मैं इसे तुम्हारे लिए लाया, एक बार देख तो लो। वो इतना बोल के अपना हाथ आगे करता है। उसने कब से अपना हाथ पीछे छुपा रखा था। वांग जी जब विंग के प्रेजेंट को देखते हैं तो और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं और वो हैरानी से विंग को देखते हैं। विंग क्यूट सी स्माइल करता है और बोलता है ये प्यारा है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने इसे देखते ही पसंद कर लिया। वांग जी अगेन एक बार विंग के प्रेजेंट को देखते हैं। एक्चुअली में विंग हमारे वांग जी के लिए 2 रैबिट लेके आया होता है, एक व्हाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का, एक छोटी सी टोकरी के अंदर। वांग जी को अब गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं तुम्हें पता है ना यहाँ पे एनिमल्स रखना सख्त मना है। विंग सुन के पाउट कर लेता है और बोलता है लैनजान, यहाँ पे तो हर चीज ही मना है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यही खूबसूरत लगे। ये देखो तो कितना प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसे देखते ही मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल आया। अब मुझे नहीं पता तुम्हें इसके साथ क्या करना है। ये तुम्हारा प्रेजेंट है, अब से ये तुम्हारा हुआ। तुम्हारी जो मर्जी इसके साथ करो, मुझे नहीं पता। वो इतना बोल के वो टोकरी वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी बस हैरानी से विंग को देखने लग जाते हैं। विंग अब अपनी नजरें जिंगसी की तरफ घुमाता है। वो पूरे रूम को स्कैन करने लगता है। उसे वांग जी का रूम बहुत प्यारा लगता है। वो स्माइल करता है और बोलता है वाह,
लैनजान, क्या ये तुम्हारा रूम है? कितना सुंदर है, तुमने इसे बहुत खूबसूरती के साथ मेंटेन किया है, मुझे काफी पसंद आया। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फिर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का चेहरा अभी भी बहुत गुस्से में और काफी सीरियस दिख रहा होता है। ये देख के विंग की स्माइल फेड हो जाती है और वो बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया? वांग जी अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, तुम अभी के भी यहाँ से निकलो। ये सुन के हमारे विंग को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो बोलता है, लैनजान, सच में तुम बड़े अजीब हो। मैं यहाँ पे तुम्हें बर्थडे विश करने आया, लेकिन तुम मुझे जाने को बोल रहे हो। सच में तुम बहुत खड़ूस हो। मैं ही पागल था जो यहाँ तुम्हें बर्थडे विश करने आया। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं जा रहा हूँ, हैप्पी बर्थडे। वो इतना बोल के गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे सच में हर्ट हुआ होता है। विंग के चले जाने के बाद वांग जी उस टोकरी को नीचे रख देते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आता अब वो इसका क्या करे। टोकरी में से वो दोनों बनीज बाहर निकल आते हैं और एक बनी जो कि ब्लैक कलर का होता है वो वांग जी के पैरों पे चढ़ने लग जाता है। वांग जी उस बनी की तरफ देखते हैं। वो बनी वांग जी के पैरों पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देख के वांग जी थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाते हैं। वो नीचे अपने नीज पे बैठते हैं और उस बनी को हाथ में ले लेते हैं। वो बनी जैसे ही वांग जी के हाथों पे आता है वो चलना शुरू कर देता है। वांग जी को ये देख के थोड़ा सा प्यारा लगता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। लैन किरण फिर से लेक्चर दे रहे होते हैं और सब लोग बैठे होते हैं। आज हमारे विंग का मूड काफी उदास होता है। आज वो कुछ भी शैतानियां नहीं कर रहा होता है, चुपचाप बैठा होता है और वो वांग जी की तरफ भी नहीं देख रहा होता है। ये देख के नीये बहुत हैरान रहता है कि विंग को अचानक क्या हो गया। वो कभी इतना शांत नहीं बैठता। वो धीरे से विंग के पास आता है और बोलता है, वी भाई क्या हुआ? विंग उसकी तरफ देखता है और ना में सर हिला देता है। कुछ दिनों तक विंग वांग जी को बिल्कुल परेशान नहीं करता। वो जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखता है, लेकिन साथ साथ वो बहुत परेशान भी हो रहा होता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो यहाँ पे खुद सिर्फ वांग जी की वजह से ही रहता है। वो जब भी उनके आसपास होता है उसे सब कुछ अच्छा लगता है। वो खुल के मुस्कुराता है, लेकिन जब से वो वांग जी से बात नहीं कर रहा है उसका दिन बहुत मुश्किल से गुजर रहा होता है। एक दिन लैन सिजन के पास खबर आती है कि केई टाउन में वाटर घोस्ट ने वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए हैं। ये खबर मिलते ही सिचन लैन किरण के पास जाते हैं तो लैन किरण उन्हें बोलते हैं कि वो वहाँ जाके उनकी मदद करे। लैन सिचन हाँ में सर हिला देते हैं। उन्हें ग्रीट करके वो सीधा वांग जी के पास पहुँचते हैं और वांग जी को बोलते हैं। ये सुन के वांग जी भी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, भैया मैं तैयार हूँ, चलिए। वो दोनों भाई वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये न्यूज विंग के पास भी चली जाती है। वो भी दौड़ता हुआ सिचेन के पास आता है। वो स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करता है और बोलता है, जेबुजुन मैंने सुना है आप के टाउन जा रहे हैं वाटर घोस्ट को मारने। सिचेन स्वीट सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, आपने बिल्कुल सही सुना है मास्टर वी। तो विंग बोलता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे भी वाटर घोस्ट देखना है। मैं देखना चाहता हूँ क्या वो मुझसे ज्यादा डरावने हैं या मैं उनसे ज्यादा। ये सुन के सिचन को हंसी आ जाती है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं मास्टर भाई, हम आपको वहाँ नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा हो सकता है, ये बहुत खतरनाक होगा। विंग ये सुन के अपने तलवार को अपने शोल्डर पे रख लेता है और बोलता है, खतरा जेबुजुन, खतरा और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे भी अपने साथ ले चलिए। ये सुन के वांग जी घूर के विंग को देखते हैं, लेकिन विंग वांग जी की तरफ देखता भी नहीं है। सिचेन थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। विंग ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। वो भी उनके साथ जाने लगता है। तभी वहाँ पे चैंग आता है और बोलता है, विंग तुम वहाँ नहीं जा सकते, ये खतरनाक होगा। विंग स्माइल करता है, चैंग का हाथ होल्ड करता है और बोलता है, आज चैंग तुम मेरी फिक्र मत करो, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तो चैंग बोलता है, विंग तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं आचेंग, सीजे की तबीयत खराब है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रह के उनकी देखभाल करो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा और मैं कोई अकेला तो नहीं जा रहा। देखो जेबुजुन और लैन वांग जी भी साथ है, मुझे जाने दो। चैंग को अब समझ भी नहीं आता वो क्या बोले, क्योंकि उसे पता है विंग बहुत जिद्दी है। अगर वो कुछ ठान ले तो वो करके ही मानता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और चैंग को हक कर लेता है। फिर अलग होता है और बोलता है, अपना और सीजे का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। वो इतना बोल के स्माइल करके
वहाँ से जाने लगता है। विंग, सिचेन और वांगजी मिलके तीनों केई टाउन पहुँचते हैं। नाइट हो गया होता है, चांदनी रात होती है। ये तीनों उस झील में पहुँचते हैं जहाँ पे वो वाटर घोस्ट होते हैं। झील का पानी पूरा रेड हो गया होता है। ये देख के सिचेन अपनी बांसुरी निकालते हैं। वांगजी भी अपने विचेन को म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। विंग भी अपने सुबियान को बाहर निकालता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पूरे वाटर घोस्ट इकट्ठा होने लगते हैं। ये देखते ही वांगजी अपनी विचेन को एक वाटर घोस्ट के ऊपर थ्रो करते हैं। वो सीधा उसके सर पे जाके लगता है और वो हाथों हाथ ही डेड हो जाता है। विंग की नजर भी एक घोस्ट पे जाती है। वो भी उस पे अपने सुबियान से वार कर देता है, लेकिन इन्हें एक एक करके मारना मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए विंग एक तरकीब निकालता है। वो सुबियान की मदद से थोड़ा सा हवा में फ्लो करता है और अपने पास से एक तैलिस्मान निकालता है। उस पे कुछ मंत्र चैंट करता है और उसे झील के अंदर फेंक देता है, जिससे वहाँ पे एक राउंड सा सर्कल बन जाता है ताकि वहाँ के वाटर घोस्ट उस सर्कल से बाहर ना जा सके। ये देख के सिचेन स्माइल करते हैं और वो अपनी फ्रूट बजाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके सारे वाटर घोस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये देख के वांगजी भी दंग रह जाते हैं। अब इनके लिए इन्हें मारना बहुत आसान होता है। तीनों लेजेंड एक साथ मिलके उन सारे वाटर घोस्ट का खात्मा कर देते हैं। उन्हें मारने के बाद ये तीनों एक इन में पहुंचते हैं। विंग बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि आज उसने एक किला फतेह कर ली है। उसका मन तो अब सेलिब्रेशन का हो रहा होता है, लेकिन वो सेलिब्रेट करे किसके साथ? यहाँ पे तो उसका साथी है ही नहीं। वो निये और आचेंग के साथ ही सेलिब्रेट करता था और अभी वो वांगजी के साथ है, जो कि काफी खड़ूस है उसकी नजरों में। वांगजी इनमें जाते ही बाथटब लेने चले जाते हैं, लेकिन हमारा विंग जो कि सेलिब्रेट करना चाहता है, अब वो सोच में पड़ जाता है वो क्या करे। वो वॉशरूम की तरफ देखता है, फिर स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही कर लूंगा, मैं अकेला कौन सा कम हूँ। वो इतना बोल के अपनी इंपीरियल वाइन निकालता है, जो कि उसने रास्ते में ही ले ली थी, क्योंकि उसे पता था हम गुस्से से बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा, इसलिए उसने खरीद के पहले ही अपने पास रख ली थी। वो उसे निकाल के मजे से बैठ के पीना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद जब वांगजी बात लेके बाहर निकलते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं। विंग बड़े मजे से वाइन पी रहा होता है। ये देख के वांगजी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, विंग ये क्या बदतमीजी है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, बदतमीजी? कौन सी बदतमीजी? तो वांगजी बोलते हैं, यहाँ शराब पीना। वो इससे आगे बोले उससे पहले विंग उन्हें कट करता है, उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, लैनजान तुम शायद भूल रहे हो, हम गुस्सू में नहीं है और यहाँ पे शराब पीना बिल्कुल मना नहीं है। यहाँ पे मैं पी सकता हूँ और वैसे भी हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मिलके सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा मजा आएगा। वांगजी को ये सुन के और भी गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ही टेबल से अपनी विचेन हाथ में ले लेते हैं। ये देख के हमारा विंग बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है, लैनजान क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? वांगजी बहुत गुस्से में ही बोलते हैं, हाँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी पर मेरा मन नहीं है, मैं अभी तुमसे कोई मुकाबला नहीं करना चाहता। वांगजी इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो गुस्से में ही अपने विचेन को म्यान से बाहर निकालते हैं। ये देख के विंग अपना हाथ ऊपर करता है और एक चुटकी बजा देता है, जिससे हमारे वांगजी का हाथ हवा में ही रुक जाता है। विंग ये देख के स्माइल करता है और बोलता है, माफ करना लैनजान, मैं तुम्हारे साथ ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने अब मेरे सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। फिर उसे कुछ याद आता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, ये अच्छा मौका है, चलो लैनजान आज तो मैं सेलिब्रेशन तुम्हारे साथ ही करूंगा। वो इतना बोल के अपने रोब से एक और तैलिस्मान निकालता है और उसे वांगजी के ऊपर लगा देता है। फिर स्माइल करते हुए जाके अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है। वो एक कप में वाइन डालता है और बोलता है, लैनजान चलो वहाँ खड़े मत रहो, यहाँ आओ, आके मेरे साथ बैठो और सेलिब्रेट करो। वांगजी उसकी वॉइस सुन के चुपचाप उसके पास चले जाते हैं और जाके चुपचाप बैठ भी जाते हैं। ये देख के विंग बहुत खुश होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, वेरी गुड। वो एक और कप में वाइन डालता है और उसे वांगजी के सामने करता है और बोलता है, लो इसे पियो। वांगजी उसकी बात सुन के हाँ में सिर हिलाते हैं और उस कप को उठा के पीने लग जाते हैं। विंग ये देख के बहुत खुश होता है। वांगजी उस कप को खाली कर देते हैं तो विंग बोलता है, ये अच्छा था ना, तुम्हें पसंद आया ना? वांगजी हाँ में सिर हिला देते हैं तो विंग बोलता है, क्या तुम एक और लेना पसंद करोगे? वांगजी अगेन एक बार हाँ में सर हिला देते हैं। विंग ये कप
और वाइन भर के उन्हें देता है। वांग जी उसे भी लेके एक घुट में ही फिनिश कर देता है। वो वांग जी को 2 से 3 कप वाइन पिला देता है। फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी की आंखें बहुत हैवी दिख रही होती है। वो अपना हाथ वांग जी के सामने वेव करता है और बोलता है, लहनजान तुम ठीक हो? वांग जी अब सीधा धैं करके टेबल पे ही गिरते हैं। उनका सर डेस्क से टकराता है। विंग इससे काफी शॉक्ड हो जाता है। वो जल्दी से उनके पास आता है और बोलता है, लहनजान क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? बेचारे हमारे विंग को एक बात तो पता ही नहीं है कि हमारे वांग जी वाइन नहीं पीते। इसलिए नहीं कि उनके क्लान में मना है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो वाइन को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। उनकी कैपेसिटी ही नहीं है अल्कोहल की एक बूंद भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने सेंसेस खो देते हैं। उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता। वो वांग जी को इस हालत में देख के बहुत घबरा जाता है। वो उन्हें हिलाता और बोलता है, लहनजान तुम ठीक हो? वांग जी अब अपनी आंखें खोलते हैं, अपना सर उठाते हैं और वो विंग को देखते हैं। वांग जी की आंखें बहुत हैवी दिख रही होती है और उनके फेरोमोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। इसे फील करके तो विंग के पूरे होश उड़ जाते हैं। उसे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था। वांग जी की आंखों का कलर अब चेंज होने लगता है। उनकी आंखों में अब लस्ट और कंफ्यूजन दोनों एक साथ दिखाई देने लगती है। और ये देख के हमारा विंग बहुत घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है, वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी उससे कोई जवाब नहीं देते। उसका हाथ पकड़ लेते हैं। विंग इससे डर जाता है और बोलता है, वांग जी तुम्हें क्या हुआ? रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वो इतना बोल के वांग जी का हाथ पकड़ के उन्हें उठा लेता है और उन्हें बेड के पास ले जाता है और बेड पे ले जाके लिटा देता है। वो जैसे ही वहाँ से जाए, वांग जी उसका वेस्ट पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे राइट? विंग तो अब और भी ज्यादा घबरा जाता है। उसकी सांस तो उसके गले में अटक जाती है और वो बोलता है, वेट लहनजान तुम ये नहीं कर सकते, छोड़ो मुझे जाने दो। लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। उनकी पकड़ और भी टाइट हो जाती है। विंग वांग जी के बहुत क्लोज होता है, लेकिन वो वांग जी से दूर हटने की कोशिश करता है। वांग जी के फेरोमोन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि विंग भी उससे हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। उनका अल्फा सेंट इतना ओवरवेलमिंग होता है कि विंग भी अपने सेंसेस अब खोने लगता है। फिर भी वो खुद पे काबू रखते हुए बोलता है, लहनजान तुमको ये नहीं करना चाहिए, छोड़ो मुझे जाने दो, ये गलत। वो इससे आगे बोल भी नहीं पाता क्योंकि उससे पहले वांग जी उसके लिप्स बंद कर देते हैं। वो उसके लिप को कैप्चर कर लेते हैं और उससे किस करने लगते हैं। विंग हमारा बहुत शॉक। उसने तो कभी इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी। वो उससे बहुत ही डीपली और पैशनेट होकर किस करना स्टार्ट करते हैं और किस करते हुए में ही अपनी पोजीशन बदल देते हैं। अब वो विंग को बेड पे लिटा देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। वो उसे काफी देर तक बहुत लॉन्ग डीप किस करते हैं। विंग को तो अब सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। वो वांग जी को पुश करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वांग जी विंग के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग है। वो वांग जी को हिला भी नहीं पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद वांग जी खुद ही किस को ब्रेक करते हैं और उसके फेस को देखते हैं। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए होते हैं। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा होता है, लेकिन हमारे वांग जी की आंखों में पूरा लस्ट भरा हुआ होता है। वो अभी अपने सेंसेस में नहीं होता है। उन्हें बिल्कुल होश नहीं होता है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वो एक ईविल से स्माइल करते हैं और धीरे धीरे विंग की तरफ झुकने लगते हैं। विंग डर के हमारे चादरों को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी विंग के नेक पे जाते हैं, जहाँ पे एक अल्फा एक ओमेगा को मार्क करता है। वो वहाँ पे जाके उसे स्निप करने लगते हैं और इससे हमारे विंग की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। अब वो भी अपना कंट्रोल लूज कर रहा होता है, क्योंकि जब एक अल्फा ओमेगा के इतने करीब हो और उसका फेरोमोन्स इतना स्ट्रॉन्ग हो तो एक ओमेगा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता। और विंग की भी अभी यही हालत होती है। उसका भी हिट ट्रिगर हो जाता है। वांग जी वहाँ पे झुक के एक बहुत ही सॉफ्ट सा किस करते हैं। उससे वहाँ पे लिक भी करने लगते हैं। विंग को बहुत डर लगता है कि कहीं वांग जी उससे मार्क ना कर दे। वो क्या करेगा अब, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो वांग जी को हटाना चाहता है, लेकिन वांग जी को वो हटा नहीं पा रहा है। अब उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया होता है। लेकिन वांग जी हमारे वहाँ पे नहीं रुकते। वो यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। विंग अभी भी थोड़े से अपने सेंसेस में होता है। वो फिर से एक बार ट्राई करता है वांग जी को हटाने के लिए। वो उन्हें पुश करता है,
वांग जी को इससे गुस्सा आ जाता है। वो अपना सर उठा के विंग को देखते हैं। विंग कुछ बोलने का ट्राई करता है लेकिन वांग जी उसकी बोलती बंद कर देते हैं। फिर वो अपने फॉरहेड रिबन को खोलते हैं और उससे विंग के हाथों को बांध देते हैं। अब विंग अपने हाथों को भी यूज नहीं कर सकता। वांग जी ये देख के अगेन एक बार स्माइल करते हैं और वो फिर से विंग के नेक पे चले जाते हैं। और उसके बाद से वो होता है जिसकी कल्पना भी विंग ने कभी सपने में भी नहीं की होती। वो अपना सब कुछ उस रात खो देता है। उसने कोशिश बहुत की लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। गलती किसकी थी वो तो ये भी समझ नहीं पा रहा होता है। मिडनाइट के समय वांग जी थक हार के फिर उसे छोड़ते हैं और वहीं पास में सो जाते हैं। विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। अब उसे होश आया है। अब उसे पता चला है कि अभी क्या हुआ है, क्योंकि उसने भी अपने सेंसेस खो दिए होते हैं और वो भी वांग जी के साथ पूरा मेल्ट हो गया था। वो खुद पे काबू नहीं रख पाया और उसने वांग जी के हाथों अपनी इनोसेंट खो दी। अब वो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं कर सकता। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे उठने में भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन किसी तरीके से वो उठ के बैठता है और वो वांग जी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही पीसफुली अब सो चुके होते हैं। फिर वो अपने आप को देखता है। उसके ऊपर अभी उसके रोब नहीं होते हैं। वो जल्दी से लेके अपना रोब वियर करता है। फिर वो बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन उससे उठा भी नहीं जा रहा होता है। उसे बहुत पेन हो रहा होता है। किसी तरह कोशिश करके वो बेड से उठ के खड़ा होता है लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है। वो फूट फूट के रोना शुरू कर देता है। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता वो क्या करे। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई, अब वो सबको क्या जवाब देगा। उसने अपना सब कुछ खो दिया। अब वो अपने भाई बहन को क्या मुंह दिखाएगा। वो यही सोच के फूट फूट के रोने लग जाता है। वो काफी देर तक वहीं बैठा रोता रहता है। फिर अपने आप को शांत करता है और बोलता है, नहीं, ये मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूँगा, ये सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लहनजान को वाइन नहीं पिलाना चाहिए था। इसमें तो लहनजान की भी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है। मैं उसे भी ब्लेम नहीं कर सकता। मैं क्या करूं। वो इतना बोल के अगेन एक बार रोना शुरू कर देता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में वांग जी की नींद खुलती है। उनका सर बहुत हैवी हो रहा होता है। वो हैवी हेडेक के साथ उठते हैं। वो अपना हाथ अपने सर पे ले जाते हैं। फिर वो रूम में देखते हैं, रूम में कोई नहीं होता है। वो रात का याद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें नाइट का भी कुछ याद नहीं होता है। वो बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो थोड़ी देर तक सोचते रहते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे कि कुछ मिसिंग है। वो कुछ भूल रहे हैं लेकिन क्या, वो उन्हें याद नहीं आ रहा होता है। वो थोड़ी देर तक याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन जब याद नहीं आता तो वो इसे इग्नोर करते हैं और उठ के बात लेने चले जाते हैं। वो फ्रेशन अप होके अगेन एक बार रूम में आते हैं तो देखते हैं अभी तक विंग वहाँ नहीं होता है, लेकिन वो फिर माइंड नहीं करते। वो बाहर चले जाते हैं। अब वो तीनों अगेन एक बार फिर से गुस्सू के लिए रवानगी लेते हैं। पूरे रास्ते विंग एक शब्द नहीं बोलता। वो किसी से बात नहीं करता। ये चीज देख के सिचेन और वांग जी को बड़ा ताज्जुब होता है। विंग ऐसा इंसान नहीं है जो बोले बगैर रह सके, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोल रहा होता है और ना ही किसी की तरफ देख रहा होता है। उसकी नजरें ऑल टाइम झुकी हुई रहती है। सिचेन उससे पूछने की भी कोशिश करते हैं लेकिन विंग कोई जवाब नहीं देता, इसलिए सिचेन भी ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं। वो सब लोग गुसु पहुंचते हैं। गुसु पहुंचने पे विंग अपने सीजे के पास जाता है। यानली उसे देख के बहुत खुश होती है। वो उससे उसका हालचाल पूछती है। विंग फेक से स्माइल करता है और बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। यानली उसे गौर से देखने लगती है। वो काफी देर तक उसे ऐसे देखती रहती है तो विंग बोलता है, सीजे क्या हुआ। तो यानली बोलती है, विंग क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। विंग को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। उसका रोने का दिल कर रहा होता है लेकिन वो खुद पे कंट्रोल रखता है। अगेन एक बार फेक से स्माइल करता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। यानली अब उसके फेस को होल्ड करती है और बोलती है, क्योंकि आज मेरे आइन के चेहरे पे वो नूर नजर नहीं आ रहा है जो हमेशा हुआ करता है। तुम्हारी आंखों की चमक कहीं गायब हो गई है। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। विंग यानली का हाथ होल्ड कर लेता और बोलता है, सीजिए ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं सफर से आया हूँ ना तो थोड़ा थका हुआ हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो इतना बोल के अपनी बनी वाली स्माइल दिखा देता है। ये देख के यानली को भी लगता है हाँ हो सकता है और वो मान जाती है। उसके बाद से 2 दिन और निकल जाते हैं। विंग बहुत खामोश हो गया होता है और ये देख सब लोग कंफ्यूज हो गए होते हैं। सब सोच में पड़ जाते हैं कि विंग को क्या हो गया।
वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो ना किसी से बात करता है, ना ही हंसता है, ना ही कोई शैतानियां करता है। सबको फिक्र होने लगती है, सब उससे सवाल करने लगते हैं और हमारे विंग के पास कोई जवाब नहीं होता है। वो किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। इवन अब तो वांग जी भी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बात क्या है, क्योंकि विंग तो वांग जी की तरफ देखता तक नहीं है। इसलिए विंग अब डिसाइड करता है कि वो यहाँ नहीं रुक सकता। अब वो यहाँ नहीं रह पाएगा। वो जब तक यहाँ रहेगा तब तक इन यादों को भूल नहीं पाएगा। उसे ये यादें परेशान करती रहेगी। वो सबके सवालों से बच नहीं पाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो गुस्सू से चला जाएगा। वैसे भी व्याख्यान अब खत्म ही होने वाला है, सिर्फ 1 वीक ही रहा होता है। वो चैंग और यानली के पास जाता है और बोलता है, सीजिए मुझे ना यूनमेक वापस जाना है। ये सुन के वो दोनों हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्यों? तो विंग बोलता है, मुझे ना चियांग चाचा की बहुत याद आ रही है और आंट यू की भी। इसलिए चैंग को थोड़ा शक होता है। वो विंग के पास आता है और बोलता है, विंग क्या कुछ हुआ है? तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? विंग चैंग को देखता है और बोलता है, आज चैंग तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारी शक करने की आदत पड़ गई है, पता है तुम्हें? तुम्हें हर बात पे शक होता है। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे याद आ रही है, मैं यहाँ पे बहुत बोर फील करता हूँ। तुम ये बात जानते हो ना? अब तो मैंने तुम्हारी बात भी मान ली है। अब मैं किसी को परेशान नहीं करता, कोई नियम नहीं ब्रेक करता। लेकिन इन सब वजहों से मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो चैंग बोलता है, ठीक है मान गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन अब कुछ ही दिन तो बचे हैं। कुछ दिनों बाद व्याख्यान वैसे भी खत्म हो रहा है, हम सब साथ में चलेंगे। तो विंग बोलता है, नहीं अब मैं और वेट नहीं कर सकता, और वैसे भी मैंने पूरी शिक्षा ले ली है। अब ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा है जिसे मुझे लेना जरूरी हो। इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे पूछने नहीं बताने आया हूँ। चैंग ये सुन के गुस्से में आ जाता है और बोलता है, विंग तुम फिर से अपनी मनमानी करना चाहते हो। विंग अब यानली के पास चला जाता है। वो उनका हाथ होल्ड कर लेता है और बोलता है, सीजिए समझाओ ना आचेंग को, मेरा मन नहीं लग रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाना है। तो यानली बोलती है, आई क्या सच में यही बात है या फिर कुछ और? विंग स्माइल करता और बोलता है, सीजिए मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में जियांग चाचा की याद आ रही है और वैसे भी वहाँ पे कोई नहीं है। मैं वहाँ जाके उनकी मदद करूँगा, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे वहाँ के दोस्तों की भी याद आ रही है। यानली ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। ये सुनकर चैंग हैरान होता है और बोलता है, सीजिए आप ये क्या कह रही है? तो यानली बोलती है, आज चैंग जाने दो इसे, ये सही कह रहा है, इसका यहाँ पे मन नहीं लग रहा होगा। और तुम भी तो इसे बहुत परेशान करते हो, इसे वो करने नहीं देते जो ये करना चाहता है। और वैसे भी व्याख्यान खत्म हो चुका है, ग्रैंड मास्टर ने क्या कहा सुना ना तुमने? चैंग भी अब हार मान लेता है और बोलता है, ठीक है लेकिन मैं चाहता था हम तीनों साथ आए थे तो हम तीनों साथ में चले। विंग ये सुन के उठ के खड़ा होता है। वो चैंग के पास आता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं पहले चला जाता हूँ। मैं वहाँ पे तुम्हारे स्वागत की तैयारियां करके रखूंगा। जब तुम आओगे ना तो तुम्हारे स्वागत में मैं वहाँ खड़ा मिलूंगा, ठीक है? अब हंस भी दो। चैंग विंग को देखता है, विंग स्माइल करता है। ये देख चैंग भी स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है अपना ख्याल रखना। वो इतना बोल के विंग को हक कर लेता है। विंग के आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, उसे बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि वो पहली बार अपने भाई बहनों से झूठ बोल रहा है। लेकिन वो क्या कर सकता है, वो मजबूर है, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो जब तक यहाँ रहेगा वो अंदर ही अंदर मरता रहेगा। वो अपने भाई बहनों को बाय बोल के गुस्सू से रवानगी ले लेता है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, सिर्फ अपने भाई बहनों को ही बताता है। नेक्स्ट डे वांग जी को पता चलता है कि विंग वहाँ से जा चुका है। वो इस बात को सुन के वो भी हैरान रह जाते हैं। विंग चला गया और उनसे मिला भी नहीं। ये बात वांग जी को थोड़ा डिस्टर्ब करने लगती है। उन्हें भी शक होने लगता है कि कुछ तो है जो विंग छुपा रहा है। विंग जब से केई टाउन से वापस आया है तब से उसने बात भी नहीं की, ना ही उनके पास आया, ना उनकी तरफ देखा। थोड़ी देर वांग जी इस बारे में सोचते हैं लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये अच्छा ही है कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन पूरे गुस्सू वासियों के लिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो विंग बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप चला गया। विंग जब जियांग क्लान पहुंचता है तो वहाँ पे मैडम यू और जियांग फेमियन को भी थोड़ा डाउट होता है
क्योंकि विंग पहले जैसा नहीं था। विंग जो कि जियांग फेंगमियान का सगा बेटा नहीं है, जियांग फेंगमियान ने उसे अडॉप्ट किया है। विंग के माता पिता जियांग फेंगमियान के एक अच्छे दोस्त हैं। उनके डेथ के बाद विंग जब अनाथ हो गया तब जियांग फेंगमियान उसे अपने साथ जियांग क्लान लेके आ गया और तब से विंग का यही घर हो गया और यही परिवार हो गया। यहाँ तक कि उसकी पहचान भी अब जियांग क्लान की हो गई। वो जियांग क्लान का सेकंड प्रिंस बन चुका है। जियांग फेंगमियान चैंग और विंग में कोई फर्क नहीं समझते, वो दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। मैडम यू विंग के लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो भी विंग को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो उसके सामने कभी ये शो नहीं कराती, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और उन्हें विंग को लेके काफी फिक्र लगी रहती है, क्योंकि विंग बहुत खूबसूरत है। उसके ऊपर बहुत लोगों की बुरी नजर भी है, इसलिए मैडम यू थोड़ी सी वरीड रहती है उसे लेके। और विंग हमारा जो कि काफी शैतान भी है, वो कुछ ना कुछ बदमाशियां भी करता है, तो मैडम यू को डर लगा रहता है कि कहीं उसकी शैतानियों की वजह से वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए, इसलिए वो उसके सामने बहुत स्ट्रिक्ट पेश होती है। लेकिन विंग को इतना शांत और खामोश देख के उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। देखते देखते 1 वीक निकल जाता है। चैंग और यानली भी रिटर्न जियांग क्लान वापस आ जाते हैं। विंग उन दोनों के आने से काफी खुश होता है और वो हंस के उनका स्वागत भी करता है। यानली भी विंग से मिलकर बहुत खुश होती है। विंग उन दोनों के सामने पहले की तरह आता है। ये देख के यानली और चैंग बहुत खुश होते हैं, लेकिन 1-2 दिन साथ रहने के बाद यानली को भी डाउट होने लगता है कि कुछ तो है जो विंग छुपा रहा है। विंग पहले जैसा नहीं है। विंग पूरे दिन इन लोगों के सामने हंसता है, लेकिन वो हंसी फेक होती है। वो हर रात रोता है, वो खुद को कोसता है, वो उस नाइट को भूलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन चाह कर भी वो उन यादों को भूल नहीं पा रहा होता है। वो उसे बहुत परेशान करने लगती है और इससे विंग हमारा तिल तिल मरने लगता है। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फेल हो जा रहा है। हर नाइट को वो पूरी रात जागता है, वो एक पल के लिए नहीं सोता। वो यादें उसे सोने ही नहीं देती। वो वांग जी को भी भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जितना ट्राई कर रहा है वांग जी उसके जहन में बसते जा रहे हैं। 24 घंटे उसके आंखों के सामने वांग जी का चेहरा रहता है, जिससे विंग हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया है, बहुत ही ज्यादा। एक दिन विंग और चैंग कुछ बच्चों के साथ मिलकर पतंग उड़ा रहे होते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, श्यान काका इस पतंग को ना सबसे ऊपर तक ले जाना, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी पतंग है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा तो ये लो। वो इतना बोल के पतंग को थोड़ी ढील देता है और उसे और ऊपर तक ले जाता है। ये देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चैंग भी स्माइल करता है और बोलता है, चलो कंपटीशन हो जाए, किसकी पतंग ज्यादा ऊपर तक जाती है और किसकी कट जाती है। विंग भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, ठीक है फिर चलो। उन दोनों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। सारे बच्चे विंग की तरफ होते हैं। विंग अपने पतंग को इस तरीके से उड़ाता है कि वो ही जीत जाता है और चैंग की पतंग कट के नीचे गिर जाती है। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ये श्यान काका जीत गए। विंग भी खुश होता है और बोलता है, देखा मैंने बोला था ना मुझे चैलेंज मत करना, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता किसी भी चीज में। तो चैंग बोलता है, ठीक है, लेकिन पतंग तो तुम्हारी भी अब कट गई, अब जाओ जाके अपनी पतंग लेके आओ। तो विंग बोलता है, नहीं मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो एक बच्चा बोलता है, कोई बात नहीं श्यान काका, मैं हूं ना, मैं लेके आता हूँ पतंग। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वो बच्चा दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। वो बच्चा वहाँ आता है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। ये देख के विंग बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लगी। वो बच्चा रोने लग जाता है और बोलता है, श्यान काका वो इतना बोल के पीछे की तरफ पॉइंट करता है। विंग उधर देखता है तो वहाँ से एक लड़की आ रही होती है जिसने वैन क्लान के कपड़े पहने होते हैं। विंग उस लड़की को देख के पहचान जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, वैन लिन जाओ। वो गुस्से में ही विंग के पास आती है और बोलती है, ये तुमने जानबूझ के किया ना, चलो आज मुझे तुम्हारी महारानी से मिलना है। विंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता ये बोल क्या रही है। और वो बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो और ये बताओ तुमने इसे मारा क्यों। वांग लिनजाओ गुस्से में विंग के पास आती है और बोलती है, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, पहले तुम्हारी महारानी के पास तो चलो। थोड़ी देर बाद वो विंग और उस बच्चे के साथ लोटस पियर पहुंचती है और वो वहाँ के सिंहासन को देखने लगती है। तभी वहाँ पे मैडम यू आती है। वो मैडम यू को देख के स्माइल करती है और बोलती है, मैडम यू आपके बारे में बहुत सुना है। मैडम यू को
उसे देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वांग लिनजाओ बोलती है, मुझे तो यहाँ पे आना ही था। तुम्हारा क्लान हमारे वैन क्लान के खिलाफ साजिश कर रहा है ना? मैडम ये सुन के थोड़ी कंफ्यूज रह जाती है और बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग लिनजाओ विंग वाली पतंग दिखाती है और बोलती है, ये देखो। मैडम ये उस पतंग को देखती है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और बोलती है, मैं कुछ समझी नहीं। तो बोलती है, इस पे सूर्य का चित्र बना है और इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोग कुछ प्लान कर रहे हो। मैडम यू को सुनते ही बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उसके पास आती है और बोलती है, अपनी बकवास बंद रखो और यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाओ। वांग लिनजाओ हंसती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे इस ओमेगा बेटा को यहाँ से लेके जाऊंगी, क्योंकि ये गुस्ताखी इसने की है तो उसे इस बात की सजा मिलेगी। जब तक मैं इसे सजा नहीं दिला देती तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो मैडम यू बोलती है, तुम्हारी इतनी जरूरत? वांग लिनजाओ हंसती और बोलती है, मैडम यू आप अच्छे से जानते हो वैन क्लान के खिलाफ कुछ भी करने का अंजाम, और आपके इस ओमेगा बेटा ने तो बहुत बड़ी गुस्ताखी की है, तो इसे तो इस बात की सजा मिलेगी ना। अगर आप चाहती है कि मैं इसे ना लेके जाऊं तो ठीक है, आप खुद इसे सजा दे दीजिए, फिर मैं इसे नहीं लेके जाऊंगी। और अगर आप सजा नहीं देंगी तो फिर मैं इसे लेके जाऊंगी और उसे इसके किए की सजा दिलाऊंगी। तो मैडम यू बोलती है, क्या चाहती हो तुम? वांग लिनजाओ स्माइल करती है और बोलती है, ये हुई ना बात, अब आप लग रही है सच में महारानी। ठीक है, आप पूछ रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ। एक काम कीजिए, आप इसका दायां हाथ काट दीजिए, फिर मैं इसे बख्श दूंगी। ये सुन के विंग और चैंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। चैंग मैडम यू के पास आता है और बोलता है, नहीं माँ, ये झूठ बोल रही है, विंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं और विंग साथ में थे, हम दोनों तो सिर्फ पतंग उड़ा रहे थे, ये क्या बकवास कर रही है, आप इसकी बातों पे यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रही है। मैडम यू गुस्से में ही चैंग को देखती है। चैंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है, फिर वो विंग की तरफ देखती है। विंग के आंखों में भी आंसू आ गए होते हैं, वो भी अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देख के वांग लिनजाओ स्माइल करती है और बोलती है, महारानी मुझे आपका रवैया पसंद आया, अब आप देरी ना कीजिए, जल्दी से सजा दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। और अगर आप सजा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं इस ओमेगा को अपने साथ ले जाती हूँ और इसे सजा फिर वैन क्लान ही देगा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे क्या होगा ये भी बताइएगा। आप लोगों की जो भी राय हो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। प्लीज़ दिल खोल के बोला कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और फिर मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाऊँ जल्दी जल्दी। जब आप लोगों को पसंद नहीं आएगा तो फिर मैं बेफिजूल में इतनी मेहनत क्यों करूँ? आप थोड़ा समझिए और मेरा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। और आज का पार्ट तो मैंने लॉन्ग बनाने की भी कोशिश की है, तो प्लीज आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फिलहाल तो मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे आई फाइंड यू बाबा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।